हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्लास 12th वाले जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका स्वागत है आज के चैप्टर में। और चैप्टर में अपन मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं, थोड़ा सा थ्योरी छोड़ के, और वो है गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में, जहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो अपन ने कल जनसंख्या के नियंत्रण की बात की थी उसमें अपन जो मेन मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वो है गर्भ निरोधक युक्तियाँ। तो उसी की अपन आज बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम फैमिली प्लानिंग यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को अपना सकते हैं। चलिए कौन कौन आ गया क्लास में देखते हैं। करमवीर आ गए हैं, स्तुति आ गई है, सुरेंद्र, क्वीन, उसके बाद प्रिंस गुप्ता, मोहिनी, एंजल, सद्दू, भूत लवर, शिवम, जयरा अली, सोनू, रामबा, एसलियन, निशा, अब्दुल, गुंजन, जीतू, खुशबू, पीयूष, देवेंद्र, कार्तिकेय, करण पटेल, हिमेश, विष्णु, अंतिमा, नंदनाल, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। चलो अपन बात शुरू कर लेते हैं आज की क्लास की। और क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में अपन, तो पढ़ने वाले हैं अपन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी है। तो गर्भ निरोधक युक्तियों में गर्भ निरोधक युक्तियों में बहुत सारी युक्तियां आएंगी, तो पहले अपन एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे और फिर एक एक को पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी पहली युक्ति है वैसे तो प्राकृतिक रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक लिस्ट बना देती हूँ। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक। अब देखो नंबर डालना जरूरी नहीं है, नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक विधियाँ पढ़ने वाले हैं एक तो अपन, जिसको अपन नेचुरल मेथड्स कह सकते हैं। दूसरी अपन पढ़ेंगे अवरोधक, और अवरोधक को ही कहीं कहीं पे रोधक भी लिखा हुआ होगा, जिसको अपन इंग्लिश में बैरियर कहेंगे। तीसरी अपन पढ़ेंगे मुखीय ओरल, मुखीय गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अंतरोप, जिसको अपन इम्प्लांट कहेंगे इंग्लिश में। उसके बाद अपन को पढ़ना है मुखी ओरल के बाद आईयूडी, जिसको आईयूसीडी भी कहते हैं, दोनों ही नाम एक है। अब जरूरी नहीं कि अपन इसी सीक्वेंस में पढ़े या आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि जब भी लिखो प्राकृतिक वाली पहले लिख देना, उसके बाद तो सीक्वेंस आप कैसे भी चेंज करो कोई फर्क पड़ता नहीं है आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे कुछ यहाँ पे रासायनिक विधियाँ इसी के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद शल्य क्रिया विधि, जिसको अपन सर्जिकल मेथड्स कहेंगे। तो शल्य क्रिया विधियां भी अपन को पढ़नी है, ठीक है। प्राकृतिक, अवरोधक, मुखी ओरल, अंतरोप, आईयूडी या आईयूसीडी और शल्य क्रिया, जिसमें आज अपन क्लास में ये वाली शुरू करने वाले हैं। अब इन्हीं वीडियो के अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे, तो उसके साथ साथ आते रहेंगे। मेन ये सारी है, ठीक है। इसमें इंजेक्शन भी लिखा हुआ है किसी किसी के अंदर, तो आप चाहो तो जोड़ सकते हो कि इंजेक्शन, लेकिन इंजेक्शन एक्चुअली वही दवाई बेस्ड है, तो उसको अलग से नहीं लिख के हम इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन हो गया। चलिए पहली अपनी जो विधि है वो है प्राकृतिक विधियाँ, जिसको अपन कहेंगे नेचुरल मेथड। और इसको मेरा जो एक कॉमन नाम है, मैं इसको हमेशा जो मजाक में कहती हूँ जुगाड़ू मेथड। जैसा कि हमको पता होता है कि इंडियंस लोग ज़्यादातर जुगाड़ पे बिलीव करते हैं, तो ये प्राकृतिक विधियाँ एक्चुअली में जुगाड़ होती है। मतलब कि बिना खर्चा किए हमको फैमिली प्लानिंग करनी है, और बिना खर्चा किए हम चाहते हैं कि बच्चा ना हो, तो हमको ये मेथड यूज करने हैं। कंजूसी वाले मेथड भी कह सकते हैं इनको। तो इसका सबसे पहले तो आपको हर विधि का थोड़ा थोड़ा सिद्धांत याद रखना है। सिद्धांत ज्यादा कुछ नहीं, से लंबे जोड़े नहीं है। सिद्धांत मतलब कि ये किस बेस पे काम करती है। तो यहाँ पे पहला वाला जो बेस है वो अपना है अंड और शुक्राणु को मिलने से रोकना। मतलब जितनी भी अपन नेचुरल मेथड्स यूज करेंगे उसका मेन मकसद ये है कि अंडा यानी कि एग और स्पर्म को मिलने नहीं देना। वो नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कहाँ से जाइगोट बनेगा और कहाँ से प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है। इसके कौन कौन से तरीके हैं, तो इसकी 3 विधियां हैं जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। पहली है आवधिक संयम, ठीक है, या आवधिक अवस्था भी कह सकते हैं इसको। इसको अपन क्या बोलेंगे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये पहली विधि है। इसी में बात करेंगे अपन दूसरी विधि की, जिसको अपन कहेंगे स्तनपान
आतर्व अवस्था। इसका भाई इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है जो मैं लिखने वाली हूं, इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, डबल आर आएगा, एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया। और तीसरी अपनी जो विधि है, सबको समझाऊंगी मैं, एक एक करके अपन सबको पढ़ेंगे। तीसरी जो अपनी विधि है वो है बाह्य स्खलन विधि, जिसको अपन क्या कहेंगे, विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड लिख लेना, नहीं तो खाली विड्रॉल भी चलेगा। अब एक एक को अपन को पढ़ना है, इसमें भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई भी नाराज नहीं होगा इसमें से। अगर आप पहले इसको लिख दोगे तो ये नहीं नाराज होगा, और इसको पहले लिख दोगे तो ये नहीं नाराज होगा। तो सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देना, मेथड पे ध्यान देना। सबसे पहला वाला जो अपना मेथड है वो जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है बाहरी स्खलन। ठीक है, बाहरी स्खलन विधि यानी कि विड्रॉल मेथड। ये भी सबका सिद्धांत सेम है कि स्पर्म और एग को नहीं मिलने देना। ठीक है, ये क्या इस पे किस प्रोसीजर पे काम करती है, इस प्रक्रिया में, इस विधि में भी लिख सकते हो इस प्रक्रिया की जगह। इस विधि में सहवास के दौरान, अब देखो ये एक और नया शब्द मैं ऐड कर रही हूं क्योंकि कई बुक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सब एक ही है जिसका कॉमन मीनिंग मैं आपको बहुत सारे शब्द बता चुकी हूँ। इसी को मैथुन कहेंगे, इसी को संभोग कहेंगे, इसी को सहवास कहेंगे, इसी को इंटरकोर्स कहेंगे, इसी को कॉपुलेशन कहेंगे, ये सब एक है। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं कर रही हूं, संभोग भी अभी एक शब्द आएगा। इस विधि में या इस विधि के दौरान सहवास के दौरान पुरुष शिशन से वीर्य स्खलन से पहले, स्खलन समझ गए ना, इजैकुलेशन क्या होता है, जिसने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है बता देती हूं मैं। वीर्य स्खलन का मतलब पेनिस से सीमन का निकलना, यानी कि वीर्य का निकलना, जो कि मैथुन की प्रक्रिया के दौरान निकलता है और जिसमें स्पर्म होते हैं। जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है कृपया ध्यान दें। वीर्य स्खलन, इसको वीर्य सेचन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला वर्ड भी, इसी को क्या बोल सकते हैं, वीर्य सेचन भी बोल सकते हैं। दोनों शब्द में नहीं लिख रही, क्या मतलब है, पेनिस से सीमन का निकलना और सीमन में ही स्पर्म होते हैं यानी कि शुक्राणु होते हैं। तो शिशन दौरान पुरुष शिशन से वीर्य स्खलन होने से पूर्व ही, होने से पूर्व की जगह पहले शब्द भी लिख सकते हो, पहले ही शिशन को योनि से बाहर निकाल लेता है। बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है, बाहर निकाल लेता है। ऐसा करने से क्या होगा, इससे वीर्य मादा की योनि में नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। और अगर सीमन नहीं पहुंचेगा तो सीमन नहीं पहुंचेगा तो स्पर्म नहीं पहुंचेंगे, स्पर्म नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अकेला अंडा तो फर्टिलाइजेशन करता नहीं है। तो ये इस बेस पे काम करते हैं। अब इसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, इसकी क्या कमियां है, इसकी ये कमी है कि ये पूरी तरह से 100% श्योर नहीं है। मतलब ये प्राकृतिक है, जुगाड़ू तो आपको पता है जुगाड़ जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे जो है 100% आप श्योर नहीं हो सकते कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं ही होगी, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें। पहला जो मैं आपको बता रही हूँ, जो टेक्निकल है, लिखना नहीं है आपको, लेकिन समझना है बस इसको, क्योंकि भाई इस पे जैसे एप्लीकेबल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये समझना है कि 100% श्योर क्यों नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन के आ गया। तो जैसे पेनिस है, अब देखो पेनिस में हमने कहा कि सीमन निकलने से पहले ही शिशन को योनि से बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये ट्रैक है, आपको पता है पुरुषों में यूरिन और सीमन निकलने का एक ही ट्रैक है जिसको अपन यूरिटोजेनाइटल ट्रैक कह रहे हैं या मीटस कह रहे हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल कि इसमें कल वाले सीमन का, ठीक है, कल वाले सीमन का कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ शुक्राणु पड़े हुए हों, और शुक्राणु की आपको पता है कि जो लाइफ है वो थोड़ी सी बड़ी है, 72 आवर्स है। तो मान लो यहाँ पे उससे पहले वाले सीमन की या कल वाले सीमन की, जो भी अपन बोले, पहले वाले सीमन के कुछ शुक्राणु या सीमन का कुछ पार्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है पहले से, और अभी जो सहवास हुआ है, अभी जो मैथुन हुआ है, उसमें हमने सीमन को योनि में नहीं जाने दिया, लेकिन अपन ने एक ग्लैंड पढ़ी थी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है उनको फिर से बता देती हूँ कि नर जनन तंत्र में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। उसका काम ये होता है कि मैथुन के वक्त उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, स्नेहक का काम करता है। तो सीमन निकलने से पहले भी पेनिस से कुछ मात्रा में वो पदार्थ निकलते हैं, मतलब लुब्रिकेशन, म्यूकस, ऐसी चीजें निकलती है। तो जब म्यूकस या बल्बो यूरिथ्रल का जो स्नेहक है, लुब्रिकेशन है, वो जब निकलेगा उसके साथ भी तो ये स्पर्म आ सकते हैं, ठीक है। आपने सीमन नहीं निकलने दिया, ठीक है, लेकिन सीमन से पहले ही यहाँ पे कुछ जो शुक्राणु पड़े थे पुराने वाले, वो वेजाइना में जा सकते हैं। वेजाइना योनि मतलब वेजाइना में जा सकते हैं और फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं हो सकती है। एक तो ये केस है यहाँ पे जो कि इसको थोड़ा सा कम बना रहा है, सफल बना रहा है। दूसरा इसका ये रीजन है कि ये बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल पे आधारित है, संयम, जिसको अपन एक शब्द बोलते हैं, संयम पे आधारित है, मतलब कंट्रोल पे आधारित है। कई बार पुरुष को ये फील नहीं होता कि सीमन कब निकल रहा है या कब नहीं निकल रहा। जब यही फील नहीं होगा तो वो सीमन को निकलने या नहीं निकलने से कैसे रोक सकता है, ठीक है। तो ये टोटली उन दो चीजों की वजह से 100% सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। तो इसमें भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक वही जैसे मैंने कहा एक स्कोप है। तो यहाँ पे पहला वाला जो है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, विथड्रॉल मेथड। अब यहाँ पे भाई वीर्य स्खलन की जगह वीर्य सेचन शब्द भी आ सकता है कहीं पे, और दूसरा शब्द भी आपको दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ये बात समझ में आई सबको। सेकेंड पे चले। सेकेंड है अपना आवधिक नियमन, अपन उसको नेक्स्ट बोर्ड पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन क्या कह रहे हैं, आवधिक नियमन, सेकेंड नंबर वाला आवधिक नियमन या अवस्था, कंट्रोल भी बोल सकते हो, फेज भी बोल सकते हो। इंग्लिश शब्द मैं पहले ही लिख चुकी हूं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में पति पत्नी के मध्य मासिक धर्म मेरे हिसाब से सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। मासिक धर्म, ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ के आए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 भी नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से बायो के सभी बच्चों को मासिक धर्म या ऋतुस्राव के बारे में पता होता है, जिसको अपन इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। मासिक धर्म के 10 से 17 दिनों के मध्य सहवास, और सहवास का फिर से वही मतलब है जो पहले था, ठीक है, के मध्य सहवास से परहेज रखा जाता है। परहेज का मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं कि 10 से 17 दिन के मध्य कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया जाएगा, मतलब उसे बच्चा जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो परहेज किया जाता है, ऐसा क्यों, उसका रीजन अभी अपन समझेंगे। इस दौरान अंडो उत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन की संभावना अधिक होती है। इस समय कौन सा समय, ये 10 से 17 दिन वाला, इस समय को उर्वर अवधि, सारे मीनिंग में समझा रही हूँ शब्दों के, थोड़ा सा रुक जाओ, थ्योरी लिख लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ। उर्वर अवधि
यानी कि इंग्लिश में पीरियोडिक, सॉरी फर्टाइल पीरियड, उल्टा लिख दिया मैंने, फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? अब देखो, मैं आपको जो याद दिला रही हूं, जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है बढ़िया, एकदम नहीं पढ़ा है उनके लिए भी एक्सप्लेन कर रही हूं। देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार समझ लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 1 से 28 दिन का होता है। शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अभी समझना मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 से 28 दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है किसी भी गर्ल में। और इसमें क्या होता है, जो 14th डे होता है, जो कि अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट दिन, मतलब जहां से ब्लीडिंग शुरू होती है, मतलब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है वेजिना से, वो फर्स्ट डे। और उसके बाद नेक्स्ट जब ब्लीडिंग शुरू होगी उसके बीच में 28 से 29 दिन अपन मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसके बीच में जो 14th डे होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14वां दिन, 14th डे पे ऐसा कहा जाता है कि जो एग बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए होता है क्योंकि एग बन रहा होता है उस टाइम अंडाशय के अंदर, ठीक है। एग यानी कि जो मादा का गैमेट है उसको, जिसको अपन ओवम भी कहते हैं। तो ओवम जो है वो यहां तक बन जाता है और 14th डे पर वो अंडाशय से बाहर निकलता है, ठीक है। और इस दिन पर अगर इसको शुक्राणु मिल जाए, जैसे 14 डे है और यहाँ पे एग निकल गया है, इस दिन पर अगर फिजिकल रिलेशनशिप हो और स्पर्म इसको मिल जाए तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। ये तो हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात। लेकिन जैसे कि सभी को पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने कहा हुआ है कि हर लेडी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कॉमनली ये 14th डे पे एग निकलता है, ये फिक्स बात है, लेकिन हमारे खान पान, बिहेवियर, लाइफस्टाइल और किसी वजह से ये दिन 1-2 ऊपर और 1-2 नीचे भी हो सकता है। एक तो ये चीज, मतलब हो सकता है 14 की जगह 13वें दिन निकल जाए और ये भी हो सकता है कि 15वें दिन निकले। और दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई थी कि जब जो स्पर्म है, अंडा तो एक ही दिन जिंदा रहता है, अंडे की उम्र एक ही दिन रहती है, मतलब ये एक दिन में अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक दिन से मतलब 24 घंटे, एक दिन का मतलब ये नहीं सुबह से शाम, 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। अब वो 24 आवर्स आज दोपहर से कल दोपहर तक भी हो सकते हैं वैसे, तो 24 आवर्स इसका टाइम होता है, उसके बाद इसकी ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो स्पर्म है वो मैक्सिमम अगर अपन मानते हैं तो 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है, मतलब ये तब तक इसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना है। अब फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि चलो अंडा 14वें दिन ही निकला, ठीक है, अच्छी बात है, टाइम से चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर इससे पहले यानी कि 13वें दिन अगर फिजिकल रिलेशनशिप बना है, अगर इससे पहले 13वें दिन फिजिकल रिलेशनशिप बना है, तो स्पर्म तो अभी भी आपके वेजाइना में है, योनि में है, और वो तो अभी मरा भी नहीं है क्योंकि वो तो 72 आवर्स तक जो है, मतलब 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। तो 72 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब इधर से लेके 13, 14, 15वें दिन तक आप रिस्क पे है। मतलब अगर 13वें दिन आपका फिजिकल रिलेशनशिप बना है तो भी आप रिस्क पे हैं, अगर यहाँ पे एग 14 डे पे निकला है। और अगर 15वें दिन भी आपका फिजिकल रिलेशनशिप बना है और एग जिंदा है, उसके 24 घंटे नहीं हुए हैं, तब भी आप रिस्क पे हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन की फॉर्म में जब अपन करते हैं तो आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उससे ये पाया गया है कि ये जो डेंजर एरिया है ये 10वें दिन से और 17 दिन के बीच का हो सकता है। मतलब एग कभी भी निकले, एग एग्जैक्टली 14 डे पे निकले, एग 13वें दिन पे निकले, 15वें दिन पे निकले, लेकिन फर्टिलाइजेशन की संभावना 10 से 17 दिन के बीच में रहेगी हमेशा। इसके बाद और इसके पहले एग के बनने या नष्ट हो जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि भाई हमारा स्पर्म ज्यादा जिंदा रह रहा है। ये तो 72 आवर्स मैंने कहा है, लेकिन अगर आप कहीं और बुक्स पढ़ेंगे या गूगल पे चले जाएंगे तो गूगल आपको कहेगा 10 दिन, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन अब तक अपन जितनी बुक्स पढ़ते हैं उसके हिसाब से अपन 72 आवर्स, 48 से 72 मान रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि 10 से 17 दिन के मध्य अगर आप
फिजिकल रिलेशनशिप करेंगे। क्योंकि भाई मैंने सभी को ये कहा है कि जब एग रिलीज होता है फीमेल के अंदर तो कोई आकाशवाणी नहीं होती कहीं से कि बच्चा तुम्हारा एग रिलीज हुआ है, किसी को पता नहीं होता है कि एग रिलीज हुआ है। तो इस पे हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो हमें, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं या बच्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हम 10 से 17 दिन को सेफ पीरियड मान के चल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको तो डेंजर पीरियड बोलते हैं। ये डेंजर है भाई, क्योंकि इस दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं ज्यादा है, और इसीलिए हम इसको उर्वर अवधि भी बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है फर्टाइल पीरियड, ये 10 से 17 दिन के मध्य फर्टिलाइजेशन के सबसे ज्यादा चांसेस है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, उर्वर अवधि कह रहे हैं। तो इसके बीच में आपको फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, तब भी आप प्रेग्नेंट होने से या बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हो तो उससे बच सकते हो। ठीक है, ये भी क्योंकि नेचुरल मेथड है तो इसके भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स, या जैसे मैं कह रही हूँ साइड इफेक्ट तो क्या कि संभावनाएं कम है सफल होने की, क्योंकि आप कितना वेरिएशन करोगे हमें नहीं पता है ना। जैसे कि मैंने कहा कुछ पता नहीं है कब एग निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, एग को 24 आवर्स कब होंगे ये भी हमको नहीं पता है, जब बनेगा उसके हिसाब से होंगे। अब वो अंदर से चिल्ला तो नहीं रहा है कि मेरे 24 आवर्स हो गए हैं, या अलार्म तो नहीं बज रहा है 24 आवर्स का तो हमें पता चले ऐसा, तो काफी इसमें भी रिस्क है। तो ये भी एक वैसा ही मेथड है जुगाड़ू टाइप का। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात सबको समझ में आई। हाँ, हर्षिता कह रही है कि मैम जो ज्यादा रिच होते हैं वो ओव्यूलेशन के बारे में पता कर सकते हैं क्या? बेटा ओव्यूलेशन के बारे में पता करना इतना आसान नहीं है। मतलब आप जैसे अभी अपन इसी चैप्टर में एक मेथड पढ़ेंगे कि जो लोग संतान उत्पन्न नहीं कर पाते वो कैसे फिर इसको करेंगे। तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर के पास जाया जाता है, डॉक्टर भी आपको 3-4 महीने तक स्टडी करेगा। मतलब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3-4 महीने तक नोट करेगा, कब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सोनोग्राफी करेगा, बहुत सारी चीजें लगेगी, तब जाके उसको एक आइडिया हो पाता है कि आपका एग कब रिलीज हो रहा है। एक आइडिया, मतलब 100% तो वो भी श्योर नहीं है, लेकिन उसको एक अंदाजा लग सकता है, एक आइडिया लग सकता है कि इस समय इस लेडी का एग जो है वो रिलीज होना चाहिए, ऐसा। उसी पे काम करती है हमारी आगे वाली जो मेथड्स हैं, वो उसी पे काम करेगी। काजर कह रहे हैं कि मैम हर मंथ में। हाँ बेटा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ आ रहा है ना, हर मंथ में। मासिक धर्म बोल दिया तो मासिक धर्म तो हर महीने आता है। आईवीएफ के बारे में अभी पढ़ेंगे, कुछ एडवांस बच्चे, भाई चैप्टर टॉपिक तो आने दो, आईवीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। बेटा लार्वा अवस्था में जनन होता है लेकिन कुछ में होता है। कौन है ये? कैलाश। कैलाश, लार्वा अवस्था में जनन होता है लेकिन कुछ में, जिसको नियोटोनी कहा जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एक्सोलिटस लार्वा जो होते हैं वो बिना मेटामॉर्फोसिस के जनन करने लग जाते हैं। चलो, बाकी मुझे कुछ लग नहीं रहे हैं, आगे चलते हैं अपन। अभी एक लास्ट मेथड और बाकी है। बेटा बायो पढ़ा लूँ वही बहुत है, इकोनॉमी पे कहाँ भेज रहे हो मुझे? बायो ही सही है मेरे लिए। ठीक है, चलो आगे चले। ये वाली बात समझ में आ गई, इस पे मेरे को कोई डाउट दिख भी नहीं रहा है। आगे की जो अपना मेथड है तीसरा वाला, उस पे चलते हैं। तीसरा वाला है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, चैटिंग वेटिंग पे ध्यान ना देके इस पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 से कनेक्टेड है। मैं कोशिश करूंगी इसको आपको एक्सप्लेन करने की, जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 छोड़ दिया है। चलिए, स्तनपान अवस्था चक्र या लैक्टेशनल एमनोनूरिया। और एमनूरिया को भाई आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये कई जगह पे इंग्लिश वर्ड आता है। एक्चुअली में ये इंग्लिश से ज्यादा एक टर्म है, तो इसीलिए अपन को याद रखनी पड़ेगी। इंग्लिश वाला भी इसकी टर्म अपन को याद रखनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? यह इस सिद्धांत पर, या यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि
प्रसव, अब प्रसव जो है वो मैंने कल भी इसका मीनिंग बताया था, उसके बाद भी कई बच्चों का डाउट है कि प्रसव क्या होता है। भाई प्रसव का मतलब पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी, यानी कि बच्चे को मदर के यूट्रस से बाहर आना, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में डिलीवरी कहते हैं, जो कि इंग्लिश शब्द है। बायोलॉजिकल उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। प्रसव के दौरान या प्रसव के पश्चात, बाद लिख दूं, प्रसव के बाद शिशु द्वारा स्तनपान, स्तनपान क्या है भाई, बच्चा दूध पीता है ना मम्मी का, उसको कहते हैं स्तनपान, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में लैक्टेशनल कह रहे हैं। दुग्ध, जो दूध पीता है बच्चा अपनी मदर का, उसको कह रहे हैं स्तनपान। द्वारा के बाद शिशु द्वारा स्तनपान करने तक मासिक धर्म व अंडो उत्सर्ग, और इसी को अंडो उत्सर्ग नहीं लेके, हो सकता है किसी बुक में ऐसा लिखा हो अंड निर्माण, तो भाई उसका भी यही मीनिंग है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अंडो उत्सर्ग या अंड निर्माण नहीं होता। जब तक माता शिशु को दुग्धपान या स्तनपान, दोनों एक ही बात है, दुग्धपान सक्रिय रूप से करवाती है, यह विधि अपनाई जा सकती है। इसके तो बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। अपनाई जा सकती है सामान्यतः, और सामान्यतः का मतलब सभी को पता ही होगा बायो में क्या होता है, नॉर्मली, लेकिन इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। सामान्यतः यह 6 महीने का समय हो सकता है। इसका क्या लॉजिक है, ये हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन इन द सेंस कि मदर का ब्रेन, क्योंकि उसी की बात अपन कर रहे हैं, ये मदर का ब्रेन है। और अगर मदर जो है वो अपने बच्चे को, बेबी को दूध पिला रही है, मतलब फीडिंग कर रही है, ठीक है, तो जब फीडिंग होती है यानी कि बच्चा मदर का दूध पी रहा होता है इन द सेंस कि वो टाइम नहीं कह रही हूँ, पी रहा होता है इन द सेंस कि जब माता जो है अपने बच्चे को जितने समय तक, 1 साल तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक, जो भी है, तो उस टाइम तक, जब तक मदर जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, इसलिए मैंने ये सक्रिय शब्द यूज किया है, इसका मतलब यही है, ठीक है, कि जब तक कोई माता अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, तब तक जो अपनी मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड से एक नेगेटिव फीडबैक ब्रेन को जाता रहता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब सभी को पता हो, आई होप, नहीं पता है मैं बता देती हूँ। नेगेटिव फीडबैक का मतलब किसी चीज को कम करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड है, जब तक शिशु दूध पीता रहता है तब तक एक नेगेटिव सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन से हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से जो है, जो अपने GnRH है, GnRH को भूले तो नहीं, जो नहीं पढ़े बता देती हूँ। GnRH एक हार्मोन होता है जिससे FSH और LH निकलते हैं, और FH और LH से ही क्या बनता है, अंडा या एग बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलता है। जिनको नहीं पता है बता देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल और अंडोत्सर्ग GnRH से निकलने वाले 2 हार्मोन FSH और LH से नियंत्रित होता है, और इनकी मात्रा में अंडोत्सर्ग कम होता है जब LH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं LH का सर्ज। ये चैप्टर नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था। तो अभी क्या होता है, इससे ब्रेन को एक सिग्नल जा रहा है, नेगेटिव फीडबैक, और ब्रेन क्या करता है, GnRH को कम कर देता है। GnRH कम हो जाएंगे तो FSH और LH भी कम हो जाएगा। FH क्या करता है, FSH अंडे को बनाने का काम करता है इन शॉर्ट, और LH क्या करता है, अंडोत्सर्ग का काम करता है। तो भाई FSH और LH दोनों ही कम हो गए,
तो ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा और ना ही अंडा बनेगा, और जब अंडा ही नहीं बनेगा तो निकलेगा कहां से? तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया या तो अंड निर्माण या फिर अंडोत्सर्ग। ऐसा भी हो सकता है अंडा बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। कुल मिला के जो लेडी है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा तो उसको पता रहेगी कि एग नहीं बन रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी आता है जब एग बन रहा होता है या एग रिलीज हो रहा होता है, ये तो पता चलता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही चीजें नहीं हो रही है। और ये कब तक रहेगा भाई? ऐसा नहीं कि आप 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाओगे तो 2 साल तक ये प्रक्रिया चलेगी, ऐसा नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी है 6 महीने। मतलब अगर आप साल भर तक भी बच्चे को दूध पिला रहे हो तब भी ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही चलेगा, लेकिन इस 6 मंथ से कम हो सकता है। जैसे कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ये 6 महीने तक रहता है, मतलब वो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, भले उसने साल भर तक दूध पिलाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 6 मंथ तक उसको कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा हमें पता रहेगी या उस लेडी को पता रहेगी कि मेरा एग नहीं बन रहा है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं न है और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन ये 6 मंथ से कम भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो लेडी बच्चे को अभी भी दूध पिला रही है, दूध वो पिला रही है, लेकिन हो सकता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 महीने बाद ही आ जाए। ये भी हो सकता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने बाद ही आ जाए, चाहे बच्चा दूध पी रहा हो, लेकिन 1 महीने बाद भी आ सकता है। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये भी फीमेल टू फीमेल वैरी करेगा। मतलब कि लेडी, हर लेडी में एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कोई लेडी ऐसी हो जिसमें डिलीवरी के तुरंत बाद वापस मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाए, चाहे बच्चा दूध पी रहा हो। मैं बार बार वो रिपीट कर रही हूँ कि बच्चा चाहे दूध पी रहा हो, जरूरी नहीं है कि ये 6 महीने वाला केस लागू हो। अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये 6 महीने कब खत्म हो जाएंगे, मतलब ये 6 महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, ये 6 महीने 4 महीने भी हो सकते हैं, हम तो मैक्सिमम मान रहे हैं। हो सकता है कि डिलीवरी के नेक्स्ट मंथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, तो भाई पता चल जाएगा कि एग बन रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है, चाहे बच्चा दूध पी रहा हो। तो ये बात, इसमें भाई बहुत रिस्क है। रिस्क आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि देखो, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की पता आपको कैसे चलेगी? जब ब्लीडिंग होगी। लेकिन हमें तो ये पता है कि ब्लीडिंग तो तब होती है जब एग निकलने के 14th डे के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसीलिए तो ब्लीडिंग हुई। आपको तो यहाँ पे जाके पता चलेगी कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले एक एग निकल चुका है, और हो सकता है उसी टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाए, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बने और फर्टिलाइजेशन हो जाए, वही वाला केस जो है। तो यहाँ पे भी बहुत रिस्क है। मतलब तीनों जो है ये 1 नंबर के धोखेबाज है, जुगाड़ू हैं, कंजूस लोगों के सारे मेथड से इनका कोई सफलता के चांसेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। जितने भी रिसर्च हुए वो भी यही साबित करते हैं कि सफलता बहुत कम है। तो इनका, इन तीनों मेथड का सबसे बड़ा दोष यही है कि ये सफल कम है, इन पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो अभी अपने को इनकी लाभ हानि भी पढ़नी है भाई, दिमाग की कसरत बाद में करेंगे, पहले अपन इसकी लाभ और हानि कर लेते हैं। क्या है भाई? सबसे पहला तो लाभ की बात करते हैं। लाभ तो ये है कि एक तो ये सस्ती है, किफ़ायती है, कुछ इसमें आपको करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। प्राकृतिक विधियों के लाभ, विधि के लाभ, क्या लाभ है इसके? पहला वाला है अपना, इस विधि में कोई भी बाहरी पदार्थ, औषधि यानी कि दवाई, औषधि का मतलब यहाँ दवाई या रसायन का उपयोग नहीं होता, अतः शरीर की सारी क्रियाएं, है ना, शरीर के किसी पे, आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी बॉडी में हम कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी रेगुलरली जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। तो शरीर की सभी प्रक्रियाएं
सभी प्रक्रियाएं अप्रभावित रहती है। और इनडायरेक्ट वे में अगर एक और शॉर्ट लाइन में मैं इसको कहना चाहूं तो क्या कह सकती हूं, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दुष्परिणाम नहीं है, बस एक ही साइड इफेक्ट है इसका कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं बस यही एक साइड इफेक्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बाहर से कोई चीज अपनी बॉडी के अंदर डाल नहीं रहे। ठीक है, दूसरा इसकी हानि क्या है, हानि भी पढ़नी पड़ेगी। हानि तो आपको पता ही है जो मैंने बता दी कि ये सफल होने के चांसेस, इसके सफलता के परिणाम कम है। सफल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हर बात रिस्क में है। कहा मैंने, कहीं भी ऐसा बोला 100% आप प्रेगनेंसी से बच जाएंगे, नहीं बच सकते। हाँ, परसेंटेज भी लिख रहे हैं मेरे कुछ ज्ञानी, तनिष्क जैसे लिख रहे हैं। तनिष्क बहुत दिनों बाद दिखे, कहाँ घूमने गए थे, असी तुहाडा इंतजार कर रहे थे इत्थे, तो असी बहुत बड़े दिनों बाद प्रकट हुए हो। तो वो तनिष्क कह रहे हैं कि 85% सक्सेसफुल है, लेकिन 15% की गारंटी तो नहीं लेंगे ना हम। तो परसेंटेज किसी को याद नहीं रखने, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, बुक में नहीं है गीतांजलि, ऐसा तो नहीं है कि बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में है, लेकिन अपन तो थोड़ा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं नीट लेवल तक, इसीलिए थोड़ा ढंग से आपको टॉपिक बना के लिखा है, वरना एनसीईआरटी में सब है, खिचड़ी बनी हुई है बस, वहां पे उसने एक लाइन में खत्म कर दिया होगा। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अभी बताएंगे, कुछ लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है सहेली गोली क्या है, बात करेंगे। सहेली गोली आपने नोट्स में पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जब समय आएगा। गुंजन कह रहे हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल, अब बच्ची जो लेडी है वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, तो भी उसका बेटा यही है, हो सकता है वो दूध नहीं पिला रही है तो उसको नेक्स्ट मंथ, जैसे कि डिलीवरी के नेक्स्ट मंथ पे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए, और तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक भी नहीं जा रहा ब्रेन को। दिव्यांशी बेटा इसकी बात भी करेंगे। दिव्यांशी मिश्रा का एक और सवाल है कि जो ऑपरेशन करवा लेती हैं, वो ऑपरेशन वाली बात भी आएगी, सब आएगा धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे प्यार से पढ़ने का, ऐसे भागना नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा 28 दिन का होता है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, 17 दिन का नहीं होता। चलो ठीक है, खत्म करें बात को। ये वाला कल वाला सवाल है, और मेरे हिसाब से काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया होगा कि एमनियोसेंटेसिस या उल्बभेदन की जो उपाय हैं वो किस कारण अपन यूज करते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए, भ्रूण के किसी सरोगेट मदर में गर्भाशय को स्थानांतरित करने के लिए, किसी आनुवंशिक असामान्यता को पता करने के लिए। तो बिल्कुल अपन ने कल बात की थी कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो असामान्यता को पता करने के लिए। अब देखो कई चीजें यहाँ पे ऐसी होती है जो हमने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन हमें सही आंसर पता है, तो उसको आसान टिक करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सी जो है अपना क्या रहेगा, कल वाली क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आज की क्लास अपन यहीं पे पूर्ण विराम कर रहे हैं। ठीक है, और कल मिलते हैं अपन, सेम अभी टॉपिक बाकी है और उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कल की क्लास में। अभी और भी विधियां बाकी हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है, एक एक करके पढ़नी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए